नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का ओम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन और यूट्यूब चैनल पर। इस सीरीज के अंतर्गत हम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा वर्ष 2022 की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कस कर रहे हैं, जो आपकी अपकमिंग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इस सीरीज के ये जो पेपर है 115 कोड वाला जेईएन का पेपर, इसके कुछ प्रश्नों का डिस्कस हमने कल के सेशन में किया और शेष जो बचे सवाल है उनका डिस्कस आज के सेशन में करेंगे। ये सीरीज राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाएं, चाहे आप टीचर ग्रेड 3 की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड की कर रहे हैं, पीटीआई, लाइब्रेरियन, आरओ, ईओ, जेईएन, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए समान रूप से राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति का ये सेशन अत्यंत महत्वपूर्ण है। नियमित रूप से आप इस सीरीज का हिस्सा बने रहिए। साथ ही साथ इसमें अधिकतर प्रश्न आपको आते ही होंगे, उम्मीद करता हूं, और कुछ नए प्रश्न हैं तो उनको आप एक नोट डाउन भी करते रहें इस वीडियो को देखते समय साथ साथ, ताकि आपके रिवीजन में काफ़ी आसानी रहे। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। 22-21 तक के सवालों का कल के हम पेपर में डिस्कस कर चुके हैं और शेष 22 नंबर सवाल से शुरुआत करते हैं। शाहजहां द्वारा शाह शुजा के विरुद्ध भेजी गई मुगल सेना का निम्नलिखित में से किस शासक ने नेतृत्व किया था? तो इसमें विकल्प है राजा मान सिंह, सवाई जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह और जसवंत सिंह। तो राइट आंसर हो जाएगा मिर्जा राजा जय सिंह। बहुत ही अच्छा सवाल है। मिर्जा राजा जय सिंह की बात करें तो मिर्जा राजा जय सिंह मुगल 3 मुगल शासकों की सेवा में रहे थे, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। इनको मिर्जा की जो उपाधि है वो शाहजहां के द्वारा ही प्राप्त हुई थी। 1637 में शाहजहां ने मिर्जा की उपाधि देकर इन्हें भेजा था शाह शुजा के साथ में कंधार के अभियान में, और कंधार के अभियान में ये विजयी रहे। इसके बाद में शाह शुजा के विरुद्ध में शाहजहां ने एक मुगल सेना भेजी और उसके मुगल सेना में इन्होंने 1658 में इसका मुगल सेना का नेतृत्व किया और युद्ध किया था बहादुरपुर का, और बहादुरपुर के युद्ध में इन्होंने शाह शुजा को परास्त किया। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हमारा मिर्जा राजा जय सिंह ही हो जाएगा। इसके बाद में औरंगजेब ने इन्हें दक्षिण में शिवाजी महाराज के विरुद्ध में, मराठों के विरुद्ध में अभियान के रूप में एक नेतृत्वकर्ता के रूप में भेजा था, और इन्होंने 1665 में शिवाजी को हरा दिया था, मराठों को हरा दिया था, और 1665 में शिवाजी के साथ में इन्होंने एक संधि की थी, जिस संधि का नाम है पुरंदर की संधि। तो बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है कि पुरंदर की संधि किसके बीच में हुई? तो ये संधि 1665 में कब हुई थी? 1665 में मिर्जा राजा जय सिंह और शिवाजी के मध्य हुई थी। इसके अलावा शिवाजी, इससे मिर्जा राजा जय सिंह के बारे में आपको ये भी महत्वपूर्ण चीज ध्यान में रखनी है कि एक प्रसिद्ध कवि हुए थे बिहारी मल। ठीक है, और बिहारी ने वीर सतसई नामक ग्रंथ की रचना की थी, वीर सतसई। तो बिहारी किसके दरबारी कवि थे? बिहारी इसी मिर्जा राजा के दरबारी कवि थे। ठीक है, और सवाई जयसिंह के बारे में हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया कि सवाई जयसिंह को औरंगजेब ने सवाई की उपाधि दी, क्योंकि ये मिर्जा राजा से भी वाक पटुता और वीरता में काफी बढ़कर था, सवाया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण तथ्य आपको ध्यान में रखना है, और प्रश्न जो पूछा गया है ये तो आपको अच्छी तरीके से दिमाग में बिठाना ही है। नेक्स्ट है सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया? तो मित्रों, सारंगपुर का जो युद्ध है ये 1437 में लड़ा गया था। अब ये युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? तो सारंगपुर का युद्ध 1437 में मेवाड़ के महाराणा कुंभा और मालवा के महमूद खिलजी और कुंभा के मध्य 1437 में लड़ा गया, और इस सारंगपुर युद्ध में महाराणा कुंभा है वो विजयी प्राप्त होते हैं, और इन्हीं विजय के उपलक्ष्य में, विजय की खुशी में इन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है, जिसे भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश कहा जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान के जो संरक्षित क्षेत्र है, कंजर्वेशन एरिया है, उससे जुड़ा। तो इस संबंध में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, मैंने त्रुटिवश आपको 17 बता दिए थे। राजस्थान में वर्तमान में 16 ही कंजर्वेशन रिजर्व है। 16वां कौन सा है? तो 16वां है, एक डॉक्टर जितेंद्र सोनी ने पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है रणखार, है ना। और इसी नाम से रणखार है, ये राजस्थान का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व है, संरक्षित क्षेत्र है, जो कि आपका कहाँ पर है? चितलवाना जालोर में है। ठीक है, तो राजस्थान में यहाँ पर देखिए सुंधा माता जालोर सिरोही में है, गोगेलाव है ये नागौर में है, रोटू नागौर में है, और गुड़ा विष्णुयान ये जयपुर में नहीं है। गुड़ा विष्णुयान कहाँ पर है? जोधपुर में है। ठीक है, और राजस्थान में जो आखेट निश्चित क्षेत्र है वो 33 है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। टोटल राजस्थान में वन्य जीव अभ्यारण्य है वो 27 है वर्तमान में, और 4 राजस्थान की बाघ परियोजना है, टाइगर रिजर्व है, और 3 है राजस्थान के नेशनल पार्क। और राजस्थान में सर्वाधिक जो वनों वाला जिला है वो उदयपुर है, और न्यूनतम वन चूरू जिले में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है, अरावली पर्वत की जो चोटियां हैं उनका सही अवरोही क्रम है, आपको देखना है, यहाँ पर अरेंज करना है। तो देखिए, अरावली की जो सर्वोच्च चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है गुरु शिखर। तो ये कट गया, और जरगावाड़ा ये कट गया। इसके बाद में इसके बाद में शेर है, दूसरी सर्वोच्च चोटी। तीसरी है दिलवाड़ा, चौथी है जरगा, और पांचवी है अचलगढ़। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी, गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई की बात करें तो ये 1722 या 1727 मीटर है। शेर की ऊंचाई 1597 मीटर है। जरगा की ऊंचाई 1431 मीटर है, और अचलगढ़ की ऊंचाई है वो 1380 मीटर है। तो ये अरावली की प्रमुख पर्वत चोटियां हैं, उनकी ऊंचाई आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और अरावली की कुल जो लंबाई है वो 692 किलोमीटर है। राजस्थान में इसकी लंबाई 550 किलोमीटर है, जो कि राजस्थान के दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है। नेक्स्ट प्रश्न, दामना आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती है? कान, नाक, कमर और अंगुली। तो जो दामना आभूषण है स्त्रियों के द्वारा अंगुली में पहना जाता है। इसके अलावा स्त्रियों के द्वारा अंगुली में और कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं? तो एक तो बींटी है, ये आपका अंगुली में पहनी जाती है। इसके अलावा हथपान, बींटी, दामना, हथपान, और एक है छड़ा। ये जो आभूषण है ये स्त्रियों के द्वारा शरीर के उंगली में पहना जाता है, यानी कि बींटी, दामना, हथपान और छड़ा। इसके अलावा बात करें कान की, तो कान में क्या है? झीला, झमेला, पीपल पत्रा, अगोटिया, कर्णफूल हो गया, झुमका हो गया, लटकन हो गया, टोटी हो गई, ये आपके कान के प्रमुख आभूषण है। अगर बात करें नाक की, तो नाक में नथ पहनी जाती है, बेसरी, बारी, कांटा, चूनी, चोप, भंवर कड़ी, ये आपके नाक के आभूषण है। कमर में आपका कंदोरा या करधनी पहनी जाती है। कंदोरा मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है। कंदोरा करधनी कहाँ पर पहना जाता है? तो ये कमर का आभूषण है। ठीक है, तो ये सारे के सारे आभूषण आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। एक बार पुनः दोहरा देता हूँ, कान के आभूषण कर्णफूल, झेला, झमेला, पीपल पत्रा, अघोटिया, ये कान के आभूषण है। नाक के आभूषण है बेसरी, नथ, कांटा, चोंप, चोप, बारी और भोगली भी आपका नाक का ही आभूषण है। कमर में कंदोरा, करधनी, उंगली में आपको बता दिया हथपान, छड़ा, और दामना। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र किसने तैयार किया था? तो ये मोस्टली ये वही प्रश्न है जो मैं आपको पहले भी अन्य प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन करते हुए हम डिस्कस कर चुके हैं, और कुछ एक आपको प्रश्न इसमें नए हैं वो मिलेंगे। तो मेवाड़ पुकार नामक जो 21 सूत्रीय मांग पत्र है ये आपका प्रस्तुत किया था मोतीलाल तेजावत ने। किसके समक्ष? मेवाड़ के महाराणा के समक्ष। और 21 सूत्री मांग पत्र में
लगभग ऐसा माना जाता है कि 18 मांगे हैं वो स्वीकार कर ली, कुछ जो मांगे हैं वो इन्होंने स्वीकार नहीं की, और उसको लेकर के आपका ये जो एक ही आंदोलन है वो और भी आगे चलता रहा। आपसे पूछा जाए कि एक ही आंदोलन के जनक कौन थे या शुरुआत करता कौन थे, तो एक ही आंदोलन मोतीलाल तेजावत ने शुरू किया। कहाँ से? तो राशमी चित्तौड़ की मातृकुंडिया से शुरू किया, मातृकुंडिया। एक नाम आता है जाडोल, उदयपुर के जाडोल से। तो काफी बार पूछा जाता है, जिसमें विकल्प मातृकुंडिया ना मिले तो आप जाडोल भी बता सकते हैं कि एक ही आंदोलन शुरू कब हुआ। तो एक ही आंदोलन 1921 में शुरू हुआ था, ठीक है। और भीलों के बावजी के रूप में मोतीलाल तेजावत है वो प्रसिद्ध है, इन्हें भीलों का बावजी कहा जाता है, ठीक है। हरिदेव जोशी राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं। गोविंद गिरी की बात करें तो इन्होंने सुरजी भगत और गोविंद गिरी ने भगत आंदोलन चलाया, भगत पंथ की स्थापना की, और भगत आंदोलन नामक पुस्तक है वो बीके वशिष्ठ ने लिखी थी, हमने डिस्कस किया पहले भी। माणिक्यलाल वर्मा की बात करें तो माणिक्यलाल वर्मा मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापकों में से प्रमुख सदस्य है, वो रहे हैं माणिक्यलाल वर्मा। नेक्स्ट प्रश्न है, चांद तैयबजी, राम सिंह भाटी, साहिबा उसना चित्रकार निम्न में से किस चित्र शैली से संबंधित है? तो ये सवाल पहले भी आरपीएससी के किसी पेपर में पूछा गया था, हमने डिस्कस भी किया था। उसना और साहिबा नामक महिला जो चित्रकार है वो किस लघु चित्र शैली से संबंध रखती है? तो ये अजमेर जो चित्रकला शैली है उनकी प्रसिद्ध चित्रकार हैं चांद तैयबजी, राम सिंह भाटी, साहिबा और उसना। कहाँ की? अजमेर चित्रकला शैली की। और आपसे एक सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि अजमेर चित्रकला की जो शैली है वो किस स्कूल की उपशैली है या किस चित्रकला शैली की उपशैली है? तो अजमेर है ये मारवाड़ चित्रकला की उपशैली है। किसकी है? मारवाड़ चित्रकला की उपशैली है। मारवाड़ में आपकी नागौर शैली आ जाती है, किशनगढ़ शैली, बीकानेर शैली, जैसलमेर शैली, ठीक है। ये आपकी सारी की सारी किसमें आती है? अजमेर चित्रकला शैली की, मारवाड़ चित्रकला शैली की उपशैली है। और इसके अलावा यहाँ पर देवगढ़ दिया हुआ है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार सवाल भी पूछा गया था कि देवगढ़ जो चित्रकला की शैली है ये किसकी उपशैली है? तो देवगढ़ चित्रकला की जो शैली है ये आपकी मेवाड़ चित्रकला शैली की उपशैली है। मेवाड़ राजस्थान की प्राचीनतम पेंटिंग स्कूल है। मेवाड़ चित्रकला की जो उपशैली है वो आपकी देवगढ़ है। इसके अलावा सावर है, सावर, शाहपुरा, तो सावर, शाहपुरा, देवगढ़, बनेड़ा, बागुर, केलवा, ये सारे के सारे मेवाड़ चित्रकला शैली की उपशैली है। मारवाड़ की बोले तो अजमेर, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, किशनगढ़, ये आपकी मारवाड़ चित्रकला शैली की उपशैली है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, मणि मधुकर की कौन सी कृति नहीं है? तो मणि मधुकर राजस्थान के एक प्रसिद्ध साहित्यकार हुए हैं जिन्होंने कई रचना लिखी, जिसमें महत्वपूर्ण जो रचना है मणि मधुकर जी की वो है पग फेरो, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है पग फेरो। इसके अलावा सुधी सपनों के तीर, रस गंधर्व, एक है सोजती गेट। तो सोजती गेट किसकी रचना है? तो सोजती गेट, पग फेरो, सुधी सपनों के तीर और रस गंधर्व ये मणि मधुकर जी की रचना है। और जमारो हमने पिछले इन पेपरों का डिस्कस कर रहे थे, तो शुरुआत में एक पेपर का डिस्कस किया और उसमें आपको बताया था कि हूँ गोरी किन पीवरी नामक रचना है वो किसकी है? तो वो रचना थी यादवेंद्र शर्मा चंद्र की। और मैंने उस समय आपको बताया था कि यादवेंद्र शर्मा चंद्र की जो अन्य रचनाएं हैं वो है जमारो, इसके अलावा हूँ गोरी किन पीवरी तो है ही, समंद अर्थार, तो जमारो, समंद अर थार, हूँ गोरी किन पीवरी, ये प्रसिद्ध जो रचनाएं हैं ये यादवेंद्र शर्मा चंद्र की है।
ठीक है, तो जमारो मणि मधुकर जी की नहीं है। नेक्स्ट है महाराणा प्रताप के किस सौतेले भाई को अकबर ने जहाजपुर की जागीर प्रदान की? उदय सिंह, शक्ति सिंह, जगमाल सिंह या माधो सिंह? तो महाराणा प्रताप का सौतेला भाई था जगमाल, और जगमाल को अकबर ने जहाजपुर की जागीर प्रदान की, और अकबर इसे एक मोहरे के रूप में प्रयुक्त लेना चाहता था अकबर प्रताप को अधीन करने के लिए। ठीक है, तो ये जगमाल था जो प्रताप से विद्रोह करके अकबर के पास में है वो चला गया था। शक्ति सिंह भी महाराणा प्रताप का भाई था। नेक्स्ट है, कौन सा सुमेलित नहीं है? हस्तशिल्प और स्थान दिए हुए हैं। दाबू प्रिंट अकोला गांव चित्तौड़गढ़ की, अजरक प्रिंट बाड़मेर की, उस्ता कला बीकानेर की, जटपट्टी नागौर की। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो अब सवाल आता है कि जटपट्टी कहाँ है, नागौर की नहीं है, तो इसमें राइट जो आंसर होगा वो जटपट्टी नागौर होगा। ठीक है, क्योंकि ये तो आप सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से पता है कि दाबू प्रिंट है वो अकोला है, टेराकोटा है वो मोलेला की है, अजरक प्रिंट बाड़मेर की है, उस्ता कला बीकानेर की है। ठीक है, तो शेष यही रहा। तो जट पट्टी है, ये जट क्या होता है कि पशुओं के जो बाल होते हैं, ठीक है, उन बालों को जट कहा जाता है, और उन बालों से भाकला बनाया जाता है। भाकला, गंदहा, जिरोही, तो ये जट पट्टी के प्रमुख उत्पाद है। ठीक है, जटपट्टी से निर्मित। तो भाकला, गंदहा, जिरोही, पट्टू वगैरह ये जटपट्टी से बनाए जाते हैं। ये जटपट्टी जो उद्योग है, हस्तशिल्प का उद्योग, ये आपका बाड़मेर का प्रसिद्ध है। बाड़मेर में एक मंदिर है, जसोल भटियाणी माता जी का मंदिर, जिसे बुआ जी भी कहते हैं। तो जसोल गांव में ही विशेष तौर पर जटपट्टी के उद्योग है। जटपट्टी, जसोल, बाड़मेर। नागौर का जो बू गांव है, ये नागौर का बू गांव मिट्टी के खिलौने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो नागौर मिट्टी के खिलौने के लिए बू गांव नागौर का प्रसिद्ध है। तो ये चीजें आपको राजस्थान की हस्तशिल्प कला से संबंधित ध्यान में रखना है। तीर्थ स्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो गलियाकोट है वो आपका कहाँ पर है? डूंगरपुर में है। और कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो गलियाकोट आपका डूंगरपुर में, माही नदी के किनारे पर आपका गलियाकोट स्थित है, जो कि आपका कहाँ पर है? डूंगरपुर में है। और गलियाकोट किस संप्रदाय से संबंध रखता है? तो ये आपका दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है। नेक्स्ट सवाल, कौन सी पुस्तक गुर्जर प्रतिहार वंश के मिहिर भोज द्वारा रचित नहीं है? गुर्जर प्रतिहार वंश का एक महत्वपूर्ण शासक, काफी वीर पुरुष था मिहिर भोज, और मिहिर भोज ने पुस्तकें भी लिखी थी, जिसमें सर्वस्व, श्रृंगार प्रकाश, कृत्य कल्पत्रु, राज मृडाड और धर्म संग्रह। तो इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा, धर्म संग्रह गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक मिहिर भोज के द्वारा रचित पुस्तक नहीं है। मिहिर भोज की बात करें तो एक प्रशस्ति मिलती है ग्वालियर। ग्वालियर अभिलेख में मिहिर भोज को एक उपाधि दी गई है, और वो उपाधि है आदि वराहा। तो गुर्जर प्रतिहार के किस शासक को आदि वराहा की उपाधि दी गई है? तो ये मिहिर भोज को दी गई है। कहां पर? ग्वालियर अभिलेख में। ठीक है, नेक्स्ट, माणिक्यलाल वर्मा किस प्रजामंडल के संस्थापकों में एक थे? हाड़ौती, मेवाड़, जयपुर और शाहपुरा। तो माणिक्यलाल वर्मा मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापकों में एक थे। और मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना होती है। अब मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक में से तो एक थे कौन? माणिक्यलाल वर्मा। लेकिन इस प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? तो बलवंत सिंह मेहता। बलवंत सिंह मेहता मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष है वो बने थे। नेक्स्ट, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान रामसर साइट में शामिल किया गया है?
मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर या मरु राष्ट्रीय उद्यान। तो केवलादेव घना पक्षी विहार जो कि आपका भरतपुर में है। यहाँ पर शीतकाल में साइबेरिया रूस से सारस आते हैं जिसे साइबेरियन क्रेन कहा जाता है, और ये काफी पर्यटकों का आकर्षित स्थान है, महत्वपूर्ण साइट है। तो इसे राष्ट्रीय उद्यान को रामसर साइट में है वो शामिल किया गया है। तो राजस्थान के दो स्थान है जिसे रामसर साइट में शामिल किया है। एक तो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपका भरतपुर में है, और एक है जयपुर की सांभर झील, इसे भी रामसर साइट में है वो शामिल किया गया है। वर्तमान में अगर रामसर साइट में देखा जाए तो आपकी अगस्त 2022 तक रामसर साइट में हम आजादी का 75वां जो वर्ष मना रहे हैं, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। तो इसी उपलक्ष्य में भारत के टोटल जो 75 स्थान है, 75 साइट है, वो रामसर की सूची में है, वो सूचीबद्ध अब तक किए जा चुके हैं। ठीक है। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है वो कोटा में है। रणथंभौर सवाई माधोपुर में। मरु राष्ट्रीय उद्यान है, ये राष्ट्रीय उद्यान तो नहीं है, वन्य जीव अभ्यारण्य है। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है जो कि जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में फैला हुआ है। नेक्स्ट है, एक ही आंदोलन की शुरुआत 1921 में मोतीलाल तेजावत ने कहा की। तो मोतीलाल तेजावत से संबंधित 2 सवाल एक ही पेपर में पूछ लिए। तो एक ही आंदोलन की शुरुआत यहाँ पर मातृकुंडिया दिया हुआ है, तो इसमें डी आंसर हो जाएगा। राशमी चित्तौड़गढ़ के मातृकुंडिया नामक स्थान से 1921 में मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन का सूत्रपात किया। तो इस एक ही आंदोलन में क्या किया था उन्होंने कि भीलों को और जो ग्रासिया को, जो विभिन्न जनजातियां हैं दक्षिणी राजस्थान की, तो उनको एकता के सूत्र में पिरोने के लिए एक ही आंदोलन है वो शुरू किया था। और इसी के साथ साथ में जनजातियों पर जो अत्याचार हो रहे थे, किसानों पर जो अत्याचार हो रहे थे, उनका भी उन्होंने एक ही आंदोलन के रूप से इंटीग्रेटेड करके सारे जनजातियों को एक साथ में लेते हुए, चलते हुए लेकर इन्होंने एक ही आंदोलन है वो सूत्रपात किया था मोतीलाल तेजावत ने। और मोतीलाल तेजावत जी को भीलों का बाव जी कहा जाता है। नेक्स्ट है, शुष्क सागवान वन राजस्थान के किन जिलों में मिलते हैं? बांसवाड़ा, उदयपुर, बीकानेर, गंगानगर, चूरू, झुंझुनू, जालौर, सिरोही। तो शुष्क सागवान के वन डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर में मिलते हैं। इंग्लिश में कहते हैं DTF, ड्राई टीक फॉरेस्ट, जो कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर में। अगर आपसे पूछा जाए कि किस प्रकार की इसमें जो वर्षा होती है वो कितनी होती है, तो 75 से 110 सेंटीमीटर वर्षा वाले स्थानों पे ड्राई टीक फॉरेस्ट है वो पाए जाते हैं। शुष्क सागवान के वन है वो देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में कुषाण शक्ति को संभवतः नष्ट करने में कौन सा जनपद सफल रहा? तो राजस्थान में अलग अलग प्राचीन काल में कुषाणों का भी राजस्थान में काफी है वो उत्पाद मचा रखा था उन्होंने। तो कुषाण शक्ति को नष्ट राजस्थान से किया था योद्धेयों ने। ठीक है, इसमें क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? सी, योद्धे। तो ये योद्धे जो कबीला था, ये जनपद था, ये राजस्थान के वर्तमान के कौन से जिलों से संबंध रखता है? यानी कि वर्तमान अगर राजस्थान की लोकेशन देखी जाए तो योद्धे हमें कहाँ मिलेगा? तो गंगानगर और हनुमानगढ़ का जो क्षेत्र है, इसी एरिया को जनपद काल में योद्धे के नाम से जाना जाता था। मालव और मालवा भी एक जनपद था। मालव जो जनपद है वर्तमान में टोंक के आसपास में देखने को मिलता था, और टोंक का एक स्थान है जिसका नाम है रैंड। और रैंड से प्राचीन काल में बड़ी संख्या में सिक्के प्राप्त हुए हैं, और ये सिक्के इन्हीं मालव जनपद के शासकों के देखने को मिलते हैं। शिवी की बात करें तो शिवी ये आपका चित्तौड़गढ़ में पड़ता था, प्राचीन जनपद शिवी, जिसकी राजधानी मध्यमिका या नगरी थी। अर्जुनायन की बात करें तो अर्जुनायन जो जनपद है ये आपका भरतपुर, अलवर, आगरा और मथुरा के आसपास में फैला हुआ था। अर्जुनायन की राजधानी, शूरसेन की जो राजधानी थी वो मथुरा थी, और अर्जुनायन है ये भरतपुर, आगरा, अलवर और मथुरा के आसपास में फैला हुआ था। एक मैंने आपको बताया शूरसेन जो जनपद था
ये भी आपका अलवर, धौलपुर, भरतपुर, करौली में फैला हुआ था। मथुरा इसकी राजधानी थी। एक था कुरु जनपद। कुरु जनपद आपका दिल्ली और अलवर के आसपास में फैला हुआ था। तो ये राजस्थान के जनपद है। ये भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। राजस्थान इतिहास के स्रोत के संबंध में यहाँ से भी कभी कभार सवाल है वो पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है, विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? यानी कि राजस्थान वर्ल्ड के कौन से हेमिस्फीयर में अवस्थित है? तो ये है उत्तर पूर्वी गोलार्ध। जब हम राजस्थान की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति पढ़ते हैं, जैसे कि अगर ये ग्लोब हो गया, ये ग्लोब, और ये है उत्तरी गोलार्ध, ये है दक्षिणी गोलार्ध। अब यहाँ पर ये आपका हो गया पश्चिमी, और ये हो गया आपका पूर्वी भाग, ईस्टर्न और वेस्टर्न। तो राजस्थान है, ये भारत और राजस्थान की बात करें तो ये यहाँ पर है, यानी कि इस जो आपका अक्षांश रेखा है इससे तो उत्तर में है। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तर में है, तो ये उत्तरी गोलार्ध में आ जाएगा। भारत भी यही है और भारत के अंदर ही राजस्थान है। ठीक है, और ये जो आपका है देशांतरीय रेखा है, देशांतर रेखा 0 डिग्री इस देशांतर रेखा के पूर्व में अवस्थित है। तो उत्तरी गोलार्ध, उत्तर और पूर्वी गोलार्ध, यहाँ पर अक्षांशीय दृष्टि से उत्तर में, देशांतरीय दृष्टि से पूर्व में। तो अगर राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार पूछा जाए तो आप बताएंगे 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, और देशांतरीय विस्तार बताएंगे तो आप 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। पूर्व से पूर्व, उत्तर से उत्तर, अक्षांश है वो उत्तर से उत्तर और देशांतर है वो पूर्व से पूर्व। चाहे भारत का पूछे या राजस्थान का पूछे तो ये राजस्थान उत्तर पूर्वी हेमिस्फीयर में अवस्थित है। नेक्स्ट है, जसनाती संप्रदाय की प्रमुख गद्दी कहाँ पर स्थित है? जेतारण, कतरियासर, शाहपुरा और खेड़ापा। जो जसनाती संप्रदाय की प्रमुख जो गद्दी है ये आपकी कतरियासर में है। ये कतरियासर कहाँ पर है? तो ये कतरियासर आपका बीकानेर में है। ठीक है, जसनाती संप्रदाय की स्थापना संत जसनाथ जी ने की थी, और जो जसनाती संप्रदाय के अनुयायी है वो जाट समुदाय के लोग हैं। ठीक है, और जसनाथ जी ने 36 है वो सिद्धांत बताए थे, नियम बताए थे जसनाती संप्रदाय को पालन करने के लिए। जिस प्रकार से गुरु जाम्बोजी ने 29 नियम बताए बिश्नोई पंथ की स्थापना की, उसी भी आप पर जसनाथ जी ने 36 नियम बता करके जसनाती संप्रदाय की है वो स्थापना की। और इनके जो उपदेश है वो शंभु धड़ा और ओडा नामक ग्रंथ में संकलित है। ठीक है, और इस संप्रदाय का एक प्रसिद्ध नृत्य है जिसका नाम है अग्नि नृत्य, यानी कि धधकते हुए अंगारों पर जसनाती सिद्धों के द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसे अग्नि नृत्य के नाम से जाना जाता है। तो ये जसनाथ जी के बारे में आपको ध्यान में रखना है। खेड़ापा जोधपुर में रामस्नेही संप्रदाय के जो खेड़ापा शाखा है उनके संस्थापक संत रामदास जी की प्रमुख पीठ है वो आपकी खेड़ापा जोधपुर में है। रामस्नेही संप्रदाय की प्रमुख जो पीठ है रामचरण जी के नेतृत्व वाली, तो वो शाहपुरा भीलवाड़ा में है। ठीक है, और जेतारण पाली, तो जेतारण पाली, जेतारण का एक युद्ध लड़ा था जिसे जेता और कुंपा है, इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे। मालदेव के सेना नायक जेता कुंपा और शेरशाह सूरी के मध्य जो युद्ध हुआ था उसे जेतारण का युद्ध, और उस युद्ध का अन्य नाम है वो जो काफी इतिहास में प्रसिद्ध है, उसे ग्रीसुमेल के युद्ध के नाम से भी इतिहास में जाना जाता है। तो ग्रीसुमेल का युद्ध या जेतारण का युद्ध है ये 4 जनवरी 1544 में लड़ा गया था। जेतारण पाली में स्थित है ये स्थान। ठीक है, इसमें शेरशाह सूरी ने कहा था कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। तो मित्रों, आज के इस पेपर में हमने राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कस किया जो आपकी अपकमिंग सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सहायक सिद्ध होंगे। उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया सुझाव जरूर दें। omdigitalstudy@gmail.com पर भी आप अपने सुझाव प्रतिक्रिया हमें प्रेषित कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक महत्वपूर्ण
सेशन के साथ में। तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया, नमस्कार। साथ ही साथ चलते चलते मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा, इस परीक्षा की बहुत ही अच्छी तैयारी के लिए ओम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन पर टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज की हमने शुरुआत कर रखी है। तो इस टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज में आपको राजस्थान भूगोल के, राजस्थान इतिहास कला संस्कृति के और राजस्थान के सामान्य ज्ञान और शैक्षिक परिदृश्य के आपको टॉपिक वाइज लगभग 70 से अधिक आपको टॉपिक वाइज टेस्ट है वो मिलेंगे विस्तृत विश्लेषण के साथ में। तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो इस टॉपिक टेस्ट का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आप राजस्थान की किसी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो भी राजस्थान इतिहास कला संस्कृति, राजस्थान भूगोल के टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज विद एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको ओम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। तो आज ही आप प्ले स्टोर से ओम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करें और इस बेहतरीन टेस्ट सीरीज का हिस्सा बनकर अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।